तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले यूजीसी के विनियमों पे। तो सबसे पहली चीज यही समझ लेनी चाहिए कि रेगुलेशन है, ये एक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, ये प्रत्यायोजित विधायन है। और यूजीसी जैसा आपको बताया गया था, जब हम क्या बता रहे थे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो आपसे कहा गया था कि उच्च शिक्षा ये केंद्र का विषय है, ठीक है, और शिक्षा साधारणता ये राज्य सरकारों का विषय है, ये राज्य की विधायिका का विषय है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको बनाए रखने के लिए यूजीसी नाम का एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संगठन ये बनाया गया है। और यूजीसी इस बात के लिए प्रयासरत रहती है कि जो शैक्षिक संस्थान है वो पूरी गुणवत्ता के साथ काम करें। तो यूजीसी ने अपने गठन के अधिनियम के अंतर्गत क्या बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए। तो इन रेगुलेशन को क्या बोलेंगे, प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और आपको कई बार कहा गया कि नागरिकों के अधिकार इन्हें लेना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और इन विनियमों में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा प्रचारित हो रहा है। बिल्कुल स्थिति यह है कि कौआ नाक ले गया, नाक देखना ही नहीं है और कौए के पीछे जाना है। कुछ लोग बता रहे हैं कि साहब जाने किन सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया। तो सबसे बड़ी दिक्कत हिंदुस्तान में यही है कि आप मानक किसे माने बैठे हैं, आईएएस और आईपीएस और पीसीएस और फलाने और ढिमाके। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आईएएस, पीसीएस या आईपीएस ये कानून की व्याख्या करने के लिए अधिकृत नहीं है। और आपसे हम तो कई बार कहते रहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई करना ये डिफरेंट बात है और बुद्धिजीवी होना ये बिल्कुल अलग बात है। दुनिया में कहीं भी इंटेलेक्चुअल्स का जब परिचय दिया जाता है, जब इंटेलेक्चुअल्स की बात होती है, तो उसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस शामिल नहीं। उसमें कौन शामिल होता, लेखक, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, शिक्षक। इसलिए उनकी तो बात ही मत करिए, वो क्या कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये भारत सरकार का राजपत्र है, ठीक है। और इसमें जो उन्होंने उद्देश्य बताया है इन विनियमों को लाने का, क्या बताया कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जो ईडब्ल्यूएस है, दिव्यांगजनों तथा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन के संवर्धन को बढ़ावा देना। दिव्यांग, एससी, एसटी, ओबीसी वही होते हैं क्या, सामान्य वर्ग के लोग नहीं होते हैं। ईडब्ल्यूएस में तो सारे सामान्य ही होंगे। धर्म, नस्ल, अभी पूर्वोत्तर का एक छात्र देहरादून में सिर्फ नाक चपटी होने के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुआ। ये तो बड़ी सामान्य घटना है। मैदान के छात्र हमारे यहां पढ़ने आते हैं, हमारे छात्र मैदानों में पढ़ने, पहाड़ों में पढ़ने जाते हैं, और वहां सिर्फ इस आधार पर कि अमुक व्यक्ति विशेष नस्ल का है, अमुक व्यक्ति विशेष धर्म का है, अमुक व्यक्ति विशेष जाति का है, विशेष लिंग का है। और इवन दिव्यांगों का तो जो मजाक है, ये आप सड़क चलते देख सकते हैं। वो विशेषकर कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जरा कभी उन्हें देखिएगा। कोई दिव्यांग अगर चल रहा होगा तो उसकी नकल बनाएंगे चलने में, उसके प्रति कोई दया का भाव नहीं होगा।
उसके प्रति एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें विकसित करने की कोशिश की जाएगी। और ये भेदभाव है दिव्यांगता के आधार पर, और दिव्यांगता उसने खुद कमाई नहीं है, वो उसे ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। और बजाय सहानुभूति को उसका मजाक बनाते हैं। और ये तो हमने लूले और लंगड़े दिव्यांग की बात की है। हो सकता है दिव्यांगता के कारण किसी का मुंह टेढ़ा हो। इवन जनक, जिनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठा थे, वहां अष्टावक्र पहुंचे थे और वो 8 जगह से टेढ़े थे। तो जनक की सभा थी और उसमें अष्टावक्र का मजाक बनाया गया। तब अष्टावक्र ने कहा था कि ये विद्वानों की नहीं, ये तो हमें मूर्खों की सभा लग रही है, क्योंकि ये मेरे अंदर बैठे परमात्मा को नहीं देख रहे, ये मेरी दिव्यांगता को देख रहे हैं। तो ये तो उस काल की बात है। और इस काल में भी हम में से कई लोग गांव से आकर शहर में पढ़ने गए होंगे, तो उन्हें गौवा कहकर, ठीक है, कई ईडब्ल्यूएस में आने वाले बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आ सकते, इसलिए उनके कपड़ों का मजाक, ठीक है, ये सब तो बड़ी सामान्य घटनाएं हैं। जो शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं उन्हें खूब ये दिखाई देता है। मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं ले रहे बस हम उसका, वो वीडियो देखेगी तो समझ भी जाएगी। वो थैले में किताबें लेकर आती थी कपड़े की, इस बात पर मजाक बनाते थे उसका, ठीक है। और क्या इससे बच्चे की मानसिक दशा प्रभावित नहीं होती? और जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सवर्ण के खिलाफ झूठी शिकायत होगी, तो हमें यह समझाइए कि दिव्यांग वो तो बैकवर्ड भी होगा और दिव्यांग फॉरवर्ड भी होगा। एक पर्टिकुलर नस्ल का व्यक्ति फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एससी या एसटी या ओबीसी झूठी शिकायत कर सकता है फॉरवर्ड की, तो क्या फॉरवर्ड लड़की, फॉरवर्ड दिव्यांग ये झूठी शिकायत नहीं कर सकता? ये भी तो झूठी शिकायत कर सकता है। तो इस आधार पर तो कोई बात नहीं चल सकती। अब आप कहेंगे सब झूठी शिकायत करें तो उसे दंड मिलना चाहिए, इसका प्रावधान होना चाहिए। तो झूठी शिकायत करने पर किसी भी कानून में दंड का प्रावधान नहीं होता। आधारहीन शिकायत, इस पर दंड का प्रावधान ये किया जाता है। और विद्वेषपूर्ण अभियोजन नाम से पूरा अपकृत्य हम लोगों ने पढ़ा है। और उसकी कार्रवाई कब होगी? जब आधारहीन, बेसलेस, ठीक है, क्योंकि झूठा ऐसा भी हो सकता है जो हमें सच लगता था, हमें बात सच लगती थी और हमने शिकायत कर दी, इनफैक्ट वो झूठ थी। तो झूठी शिकायत पर किसी भी कानून में कार्यवाही का प्रावधान न होता है, न होना चाहिए। और होना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर झूठी शिकायतों पर कार्यवाही का प्रावधान रखा गया तो बेईमान सरकारी वकील, हम खुद सरकारी वकील हैं, इसलिए सरकारी वकीलों की हकीकत हम खूब जानते हैं। बेईमान सरकारी वकील, बेईमान सिस्टम, इसकी वजह से भी सच शिकायत करने वाला अपनी शिकायत को सच साबित नहीं कर पाएगा, उसकी शिकायत झूठ साबित हो सकती है, इसकी संभावना है। और अगर उसकी शिकायत झूठ साबित हुई तो वो शिकायत करने से डरने लगेगा, ठीक है। और इसलिए किसी भी कानून में झूठी शिकायत, इस पर कार्यवाही का प्रावधान नहीं होता। और जो लोग ये बताते हैं बीएनएस में है और बीएनएसएस में है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सब जगह यही आया कि आधारहीन, बिल्कुल बेसलेस है, कोई आधार ही नहीं था आपके पास। अगर आधार थे, ठीक है, अर्थात ऐसा लग रहा था कि व्यक्ति दोषी भी हो सकता है और निर्दोष भी हो सकता है, तो फिर परीक्षण अदालत में ही होगा। अब एक और बात बताई जा रही है कि साहब इन विनियमों में दंड दिया जाएगा। दंड देने का किसी को कोई हक नहीं है।
इन विनियमों के अंतर्गत एक समता समिति बनेगी और उस समता समिति में कॉलेज के 3 वरिष्ठ प्रोफेसर वो होंगे। संस्थान का प्रमुख व्यक्ति होगा और संस्थान के प्रमुख व्यक्ति के अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग, इन सबका अगर प्रतिनिधित्व संभव है तो वो होगा। हाँ, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, इनका प्रतिनिधित्व आवश्यक। और महिला का कहा है, एससी महिला नहीं कहा, एसटी महिला नहीं कहा, ठीक है। और वो समिति शिकायत प्राप्त हो अगर उसे, और दंड विधियों में कार्यवाही संभव हो, ठीक है, यानी उसके संबंध में कोई दांडिक विधि बनी हुई है तो वो समता समिति दांडिक कानून के अंतर्गत पुलिस को ही रेफर कर देगी और फिर सामान्य कार्यवाही जैसे चलती है वैसे चलेगी। आज भी अगर शैक्षिक संस्थान में कुछ भी होगा और उस पर दांडिक कार्यवाही संभव होगी तो कहां जाएगा मसला, पुलिस को ही जाएगा। अभी यह है कि आप स्वयं लेकर जाओ, फिर समता समिति रेफर कर देगी, बस इतना ही तो हुआ। और इसके अलावा क्या हुआ, कार्यवाही वहीं होगी। इसके अलावा जो शिकायत आई है, जैसे जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर, महिला होने के आधार पर रैगिंग कर ली गई, मान लीजिए, तो रैगिंग के लिए जो कानून बना हुआ है, क्योंकि हम पढ़ाते रहे और रैगिंग कमेटी के मेंबर रहे हैं, इसलिए हमें मालूम है रैगिंग कमेटी एक हर कॉलेज में बनी हुई है। उस रैगिंग कमेटी का यह काम होता है कि रैगिंग अगर की गई है तो तत्काल कार्रवाई करें और उस कार्रवाई की अपील भी कमिश्नर के यहां होती है। ऐसे इसमें कि कमेटी अपनी जांच करेगी, दंड विधियों के अंतर्गत मामला बन रहा, पुलिस को रेफर कर देगी। किसी अन्य ढंग का मामला बन रहा, जैसे रैगिंग का बन रहा है, जाति के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर रैगिंग कर ली गई, तो रैगिंग कमेटी को जाएगा, उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई होगी। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा मतलब यह है कि इस सब के अलावा ये पाया गया कि ईडब्ल्यूएस, कहा है ईडब्ल्यूएस, उसमें सामान्य वर्ग है, गरीब बच्चा कपड़े पहनकर आया, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं, मान लीजिए चूड़ीदार पैजामा और कमीज पहनकर आया है, शर्ट पहनकर आया है, हमने देखा है बच्चे का मजाक बनते हुए, और उसका मजाक बन रहा है, फिर वो अगर शिकायत करता है तो कारावास, जुर्माना, इन्हें छोड़कर, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई करने का अधिकार केवल दंड न्यायालय को होता है, वो हिंदुस्तान में किसी को नहीं है। अन्य प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे रजिस्ट्रिकेशन, यही रैगिंग वाली उसमें होता है। और रैगिंग के कानून में लिखा कि अगर रैगिंग के आरोप में कोई रजिस्ट्रिकेट हो गया तो किसी भी शैक्षिक संस्थान में उसे प्रवेश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस ढंग की कार्रवाइयां ये होंगी, और वो भी एकदम नहीं हो जाएगी, कमेटी जांच करेगी, जांच के बाद अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट ये किसे देगी, संस्थान के प्रमुख को, और फिर संस्थान का प्रमुख उस पर कार्यवाही करेगा। और अब तक जो कानून को हम जानते हैं उसके मुताबिक संस्थान का प्रमुख उसमें बाध्य नहीं किया गया है कि कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे ही, कर सकेगा, ठीक है ना, चलो करेगा, ऐसे आ जाइए, ऐसे है आ जाइए, तो भी उसमें एक अपील का प्रोविजन है कि एक यूनिवर्सिटी लोकपाल नियुक्त करेगी, उसके समक्ष अपील होगी उस पर्टिकुलर डिसीजन की, और उसमें एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र ये आ सकेंगे, उनका भुगतान यूनिवर्सिटी करेगी। और आपको मालूम है, आपने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा है, ठीक है, ये न्यायालय नहीं है, इसलिए इसकी कार्यवाही को क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूनल की कार्यवाही। और आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताया गया है, उसमें आपको बताया गया कि अंडर आर्टिकल 226 जितनी भी ट्रिब्यूनल्स सबके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट सुन सकता है, और साथ में अनुच्छेद 227 के अंतर्गत सुपरविजन रहेगा हाईकोर्ट का। और आप जानते हैं अनुच्छेद 136 के अंतर्गत
किसी भी निर्णय के विरुद्ध वे अपील सुन सकते हैं, केवल सैन्य न्यायालयों को छोड़कर। क्या गलत आ गया इसमें? ठीक है, और ये तो कॉमन नॉलेज का विषय है कि शैक्षिक संस्थानों में व्यक्ति की वेशभूषा को लेकर, और जो वेशभूषा उसकी गरीबी के कारण है, और ये कहां है इसमें कि केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग शिकायत करेंगे सवर्णों की? इसमें सवर्ण भी शामिल है, विकलांग का, दिव्यांग का है। दिव्यांग खाली सवर्ण होते हैं, वो दिव्यांग खाली एससी एसटी होते हैं। और अगर आप वो झूठी शिकायत करेंगे तो क्या आपके बारे में संभावना नहीं कि आप झूठी शिकायत कर देंगे? अब आप कहेंगे इसका दुरुपयोग होगा, तो किस कानून का नहीं होता? हत्या का दुरुपयोग नहीं हो रहा, रेप के कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा, दहेज हत्या के कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा। ठीक है, सबका तो हो रहा है। ऐसा ही नैरेटिव फेक ये सेट किया गया एससी एसटी पर। एससी एसटी एक्ट में क्या नया आ गया बताते हैं, उसमें एंटीसिपेटरी नहीं, एंटीसिपेटरी पास्को में नहीं है। ठीक है, और आप बीएनएसएस पढ़ेंगे तो वहां सीधे लिखा है कि देश की आर्थिक स्थिति आदि आदि से संबंधित जो अपराध हैं उनमें हो गई नहीं एंटीसिपेटरी, बहुतों में नहीं है, पास्को में नहीं है, तो उसमें भी नहीं है, तो कौन सी खास बात है? आप कई पोस्टें पढ़ते हैं, बोले उसमें तो जमानत ही नहीं, जबकि हम सरकारी वकील, हमें रोज पता है कि रोज जमानत हो रही। ठीक है, सेक्शन 35 उसमें भी लागू, यानी चूंकि एससी एसटी एक्ट में 5 साल की सजा है सर, इसे जिसे पहले 41 का नोटिस कहते थे और आज 35 का नोटिस कहते हैं, वो तामील होता है, कुछ भी तो नहीं है। एक फेक नैरेटिव वो बनाया गया था कि साहब संविधान बदल देंगे, जबकि आप सब कानून के विद्यार्थी, आपको मालूम है 400 नहीं 545 सीटें आ जाए किसी की, फिर भी वो संविधान नहीं बदल सकता। ठीक है, और इसलिए इसमें कहां क्या है जिसके आधार पर अनावश्यक एक माहौल बनाया जा रहा है? इसके अलावा आपको कुछ इसमें ऑब्जेक्शनेबल लगता हो तो हमें बताइए, तो हम उसका भी जवाब दें। ठीक है, तो कहीं तो कुछ हो, कहीं कोई चीज नहीं, और सिर्फ एक माहौल है, अनावश्यक माहौल। इसने सबको संरक्षण दिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लड़का यहां पढ़ने आता, उसके साथ झंझट होता है, यहां के बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं, वो उनके साथ इसी प्रकार की स्थितियां आती हैं। तो उसमें तो ये कहा है, उसमें भी कोई अपील है, सारी चीजें हैं, और कानूनों को दुरुपयोग होता, दुरुपयोग को रोकने के लिए ही तो अदालत आदि के सिस्टम बनते हैं कि दुरुपयोग ना हो पाए, और दुरुपयोग उसके बाद भी सब कानूनों का होता है, इसका भी अगर होगा तो होगा, उसी को रेक्टिफाई करने के लिए ऊपर तक बनते हैं कानून, सारी अदालतें स्थापित होती, सारा सिस्टम बनता है, वो इसमें भी है। तो इसमें आफत क्या हुई है? इसमें कोई ऐसी चीज हमें नहीं दिखाई देती जिसके आधार पर यह कहा जाए ये कोई खराब चीज है। एक सज्जन लिख रहे थे कि कोई सवर्ण इसमें शिकायत कर सकता है, आपके सामने ही पढ़ दिया हमने। दिव्यांग क्या खाली बैकवर्ड हो? अगर वो झूठी करेगी ये भी कर सकते हैं, इसमें क्या है? और झूठी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कभी नहीं होती और न होनी चाहिए। आधारहीन शिकायत पर कार्रवाई करने का हक सबको, इस कानून में भी अगर आपने आधारहीन कार्रवाई शुरू कराई तो मानहानि देश की सामान्य विधि क्या खत्म हो जाएगी? देश का जनरल लॉ तो फिर भी काम करेगा, आप मानहानि या आईपीसी में जो ऑफेंस बन रहे होंगे या वर्तमान में बीएनएस में, उनके आधार पर कार्रवाई करिएगा, कितना रोका है? तो इसमें कहां ऐसी बात आ गई? ऐसी तो कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं दे रही। एक फालतू का माहौल है जो देश में बनाया जा रहा है। यही माहौल कृषि कानूनों के संबंध में बनाया गया, यही माहौल सीएए नागरिकता संशोधन, उस पर कह दिया मुसलमान भगा देंगे देश से। एक भी गया और तो मुसलमान निकले जा रहे थे देश से। ठीक है, ये इससे पहले संविधान बदला जा रहा था,
अब ये फेक नैरेटिव है, ये फेक नैरेटिव्स हैं, ये टूल किट्स हैं जो बांग्लादेश और नेपाल जैसा माहौल बनाना चाहते हैं देश में। ठीक है, इनसे सावधान रहना चाहिए और इनके चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए। आपके सामने यूजीसी की अधिकृत वेबसाइट पर सारी चीजें उपलब्ध है, पढ़ लीजिए ना, किसने मना किया। और समझ, पढ़ लेने से दिक्कत यह है कि आप कानून को नहीं समझ सकते। कानून को समझने के लिए कानून के लोग चाहिए, और कानून के क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे अब क्या कहें हम आपके सामने कि 80% तो कैसे है वो आप खुद ही जानते हैं। ठीक है, कि एक ने पूछा, उसका प्रश्न जायज भी था, वो सामान्य समाज का व्यक्ति, कि उसमें लिखा था कि इसका जो खंड गा है उसमें लिखा है केवल, भेदभाव का अर्थ उन्होंने बताया है, तो कहा कि केवल जाति के आधार पर, केवल जाति के आधार पर अगर, ठीक है, कोई भेदभाव किया जाता है तो उसे भेदभाव माना जाएगा, केवल जाति के आधार। तो अब केवल शब्द का अर्थ ही नहीं लगा पा रहा था, बहुत लोग नहीं लगा पाते। तो बोले देखिए इसमें लिखा है कि जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर तो झूठी शिकायतें होंगी। हमने कहा उसमें लिखा है केवल जाति के आधार पर। इसका मतलब यह हो गया कि अगर किसी ने कोई शिकायत की और उन दोनों पक्षों के मध्य दुश्मनी साबित हो गई कि पहले से ही चल रही है, तो वो शिकायत केवल जाति के आधार पर हुए उत्पीड़न की नहीं रह गई, फिर तो जुडिक्शन ही खत्म हो गया, फिर तो नॉर्मल कोर्ट प्रोसेस जो चलता है, दीवानी कार्रवाई बननी होगी दीवानी होगी, फौजदारी की कार्रवाई बननी होगी वो होगी। तो इसमें गलत कहां पर है? इसमें कुछ भी गलत नहीं, और ये अननेसेसरी का अनावश्यक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, हमें तो यही लगता है। बाकी आप लोग बुद्धिजीवी हैं और समझेंगे और ठीक रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है।